ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक किया था, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट थी, और हमने ये देखा था कि उनका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी हमारे प्रॉफिट को वो कैसे अफेक्ट करती हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी हमने कर लिया था, कि आपने असाइनमेंट भी बनाई थी। मैंने आपको कहा था डिफरेंट टाइप्स फिर हमने क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आज जो हम करेंगे वो है प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्ट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होती है, हमने कहा जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाती है, उससे रिलेटेड कॉस्ट को मेजर करना, उससे रिलेटेड कॉस्ट को सब कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसको कॉस्ट असाइन कर देना, इंडिविजुअल बेसिस पे या यूनिट की बेसिस पे उसको कॉस्ट असाइन करना। उसे हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज अगर हम बात करें कि कंपनी जो है वो शू बनाती है या मार्कर बनाती है या लैपटॉप बनाती है, तो ये हमने कहा ये उसकी प्रोडक्ट है। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट कॉस्ट होगी, उसमें मटेरियल भी आ जाएगा, मटेरियल जब परचेज करती है हमने कहा फिर वो लेबर भी लगाते हैं, फिर ओवरहेड की भी कॉस्ट आ जाएगी। ये डिफरेंट कॉस्ट है जो एक प्रोडक्ट को बनाने पे हमने कहा उससे रिलेटेड होती हैं, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। अब हमने कहा इन तमाम कॉस्ट को किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ये सपोज हमने कहा अगर एक लैपटॉप की बात करें, एक पार्टिकुलर लैपटॉप को बनाने पे कितनी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट निकालना और उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट असाइन करना, ये सारा हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में कर रहे होते हैं। यानी सारी रिलेटेड कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर यूज करते हैं ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है उसको कॉस्ट असाइन कर सके। अच्छा, प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट का क्या मतलब है, इसे हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी, हमने इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की थी। अगर याद हो किसी को, कौन कौन सी थी वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी और टाइप्स में भी हमने पढ़ी थी। क्या कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड थी उसमें? जी हाँ, जो प्रोडक्शन कॉस्ट की टाइप्स पढ़े थे हम, कॉस्ट की टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ी थी। उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड थी? एनीवन? जैन आप बताएं। सभी सो रहे हैं, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जब प्रोडक्शन कॉस्ट हमने पढ़ी थी, हमने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कि प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट भी कहते हैं नॉर्मली। अब इसमें तीन तरह की कॉस्ट आ जाती हैं, जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तब भी डिस्कस किया था, और जब हमने स्टेटमेंट बनाई थी तब भी इसको डिस्कस किया था। उसमें से एक पहली कॉस्ट जो आती है प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। यानी जो मटेरियल यूज होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक तो उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। दूसरी उसमें वर्किंग प्रोसेस, इन्वेंटरी की कॉस्ट आ जाती है। हमने कहा ये वो चीजें होती हैं जो पार्शली प्रिपेयर्ड होती हैं, पार्शली अनप्रिपेयर्ड होती हैं। फिर फिनिश गुड की कॉस्ट आ जाती है। ये सारी कॉस्ट जो होती हैं, सॉरी, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तमाम कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं और प्रोडक्शन का पार्ट होती हैं, क्योंकि हमने कहा ये वो कॉस्ट होती है जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसे हम प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट भी कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ इन्हीं कॉस्ट को वो अपने प्रोडक्शन को, ये ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो वो इसी को कंसीडर करके अपनी ओवरऑल कॉस्ट का एस्टिमेट करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो अपस्ट्रीम कॉस्ट और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को भी अपनी कॉस्ट में इंक्लूडेड करती हैं। अब अपस्ट्रीम कॉस्ट क्या होता है और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट क्या होता है, ये भी टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद हो, जब हमने वैल्यू चेन ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी, हमने कहा किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट हम यूज करते हैं उसको अगर हम ड्रॉ करें, एक चेन बन जाती है। हमने कहा किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जाने से पहले ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करती हैं। रिसर्च R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कहते हैं। हमने कहा इस ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमें बनानी चाहिए, लोगों के ओवरव्यूज लिए जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आप जान लेते हो, इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो हमने कहा ये सारी कॉस्ट जो होती हैं ये भी प्रोडक्शन से पहले होती है, लेकिन हमने कहा क्योंकि ये रिलेटेड होती हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनको भी प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल देती हैं। आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, उसकी पैकिंग क्या होगी वो डिसाइड करना, सप्लाई उसकी डिसाइड करना, ये सारी अपस्ट्रीम कॉस्ट होती हैं। हमने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट को भी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल देती हैं। अच्छा, ये अपस्ट्रीम जो कॉस्ट होती हैं ये वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्शन में जाने से पहले होती है, यानी चीजें अभी आपने एक्चुअली में बनाना स्टार्ट नहीं की है, उनसे पहले जो आप सैंपल बना कर टेस्ट वगैरह करते हो, ये सारी वो कॉस्ट होती है।
ये कॉस्ट इंकर करने के बाद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों कर रहे होते हैं, हम सीधा प्रोडक्शन में क्यों नहीं चले जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेट का पर्पस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आइदर वो हमारे कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, आइदर हम उसे अगर बनाते हैं क्या मार्केट में वो उसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, लोग उसे खरीदने के लिए विलिंग होंगे नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इसलिए हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। फिर कंपनी जब इसका सेटिस्फाइड रिजल्ट आ जाता है फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में चली जाती है। हमने कहा अपनी चीजें बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, इन प्रोडक्ट यहाँ पे जो कॉस्ट तीन तरह की भी हमने डिस्कस की है। यहाँ पे मटेरियल यूज होते हैं, हम लेबर यूज कर रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज कर रहे होते हैं, जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। वो तीनों कॉस्ट यहाँ पे लग रही होती हैं। प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो होती है मार्केटिंग, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। आप प्रमोशन करते हो, आप टीवी में ऐड दे देते हो, न्यूज़पेपर में बिलबोर्ड बना लेते हो, तो ये सारा आप उसके थ्रू बता रहे होते हो। फिर आपने उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अपने रिटेलर्स को देना अपनी प्रोडक्ट, और फिर वो कस्टमर को प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस कॉस्ट भी आ जाती है। ये सारी जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो कॉस्ट आती है उसे डाउनस्ट्रीम कॉस्ट कहते हैं। अब इन सारी कॉस्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यूज कर रही होती हैं अपनी कॉस्ट को देखने के लिए कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या कॉस्ट आई है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपस्ट्रीम कॉस्ट और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को भी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर रही होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने पे ये अदर ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो यूज नहीं हुई लेकिन ये रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए वो इनको भी इंक्लूडेड कर लेती हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में बनाने के लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? वजीहा, इशू है यहाँ तक? नो कोई मैम। क्लियर है? अतीका, नो आपको बच्चे मैम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्लियर है? अनम, आपको यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। अच्छा जी, अब हमने कहा कि कंपनीज, जैसे हमने उस दिन बात की थी कि कोर्स की जो टाइप्स होती हैं क्यों बनाते हैं, ये मैनेजर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसी बेसिस पे हम उसकी टाइप्स बना देते हैं, ये डाटा उसी बेसिस पे वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर अब हमने ये देखना है कि मैनेजर ने अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन करने होते हैं कि किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बनाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं उसे बंद करना है, किसकी प्राइस क्या सेट करनी है, हमने कहा ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। जब लॉन्ग टर्म डिसीजन करने होते हैं तो जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है वो वैल्यू चेन कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी अब उन्हें अपस्ट्रीम कॉस्ट भी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट भी चाहिए और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट भी चाहिए, तीनों तरह की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्ट टर्म डिसीजन करने हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मीन कि अब उनकी अगर उन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, करंट बेसिस पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो उन्हें जो अब कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यूज करेंगे और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को यूज करेंगे। वो अपस्ट्रीम कॉस्ट को, क्योंकि वो कहते हैं कि ये रिसर्च की कॉस्ट है, ये हम कर चुके हुए हैं, करंटली बेसिस पे जो कॉस्ट इंकर कर रहे हैं उसको यूज करके वो अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सटर्नल पर्पज के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट जब बनाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, तो वहां पे भी कॉस्ट को यूज किया जाता है। वहाँ पे कॉस्ट को क्यों यूज किया जाता है? हमने कहा क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है उसने बताना होता है, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को एज एस्टर जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट यूज की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट यूज की जाती है। तो जब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस आता है तो फिर जो कॉस्ट यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट यूज करते हैं, फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, उसकी बेस पे कॉस्ट का डाटा रिक्वायर्ड होता है या कॉस्ट को यूज किया जाता है। अच्छा, आप इसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम की बात करें, हमने कहा इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी टाइप की कॉस्ट है, चाहे वो अपस्ट्रीम कॉस्ट है, चाहे डाउनस्ट्रीम कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट है, उन सब कॉस्ट को इकट्ठा करना, क्यूमुलेट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज या प्रोसीजर परफॉर्म करना, ताकि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सके कि एक प्रोडक्ट को बनाने पे कितनी कॉस्ट आई थी। सपोज अगर कंपनी शू बना रही है तो हमने कहा एक शू, पेयर ऑफ शू पे बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई, तो वो एक पर इंडिविजुअल या पर यूनिट की कॉस्ट निकालना बेसिकली इसका पर्पज होता है, अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सके। अगर इसकी एक्टिविटीज को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम का, हम कहते हैं इसका इनपुट क्या है कि आप क्या डालते हो, कॉस्ट से रिलेटेड जो डाटा होता है उसको यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट आ गई, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और एट द एंड ऑफ द आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है यहाँ तक?
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के डिसीजन करेंगे, उनकी बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं। अगर उन्हें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी है तो हमने कहा वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करेंगी। अगर उन्हें लॉन्ग टर्म डिसीजन करना है, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, तो हमने कहा फिर वो अपस्ट्रीम कॉस्ट को भी यूज़ करेंगी, डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को भी यूज़ करेंगी और प्रोडक्शन कॉस्ट को भी यूज़ करेंगी। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन करने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो फिर वो प्रोडक्शन कॉस्ट को यूज़ करती हैं और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट को यूज़ कर रही होती हैं। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट बेसिस पे हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमने कहा स्मॉल बिजनेसेस जहाँ पे होते हैं या मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, वहाँ पे एक ही अकाउंटेंट होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी परफॉर्म कर रहा होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन भी वही परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी रीजन क्या होती है, हमने कहा उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि अगर वो इतना ज्यादा स्टाफ हायर कर लेंगे तो वो प्रोडक्शन में कैसे जाएंगे, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं, तो वो एक ही पर्सन सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो डिसीजन मेकिंग, अगर हमने कहा उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है तो उन्हें किस टाइप की कॉस्ट रिक्वायर्ड है, नॉर्मली वो प्रोडक्शन कॉस्ट को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो कॉस्ट होते हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के, क्योंकि उनको पब्लिश करना होता है, तो इसलिए बेसिक फोकस उन्हीं पे होता है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पे बेसिक पर्पस प्रायोरिटी उसी को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन समटाइम होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पा रहे होते दूसरी रिलेटेड कोर्स पे। अच्छा, अब जब हमने कहा कि डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जब हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि वो क्या चीज होगी जो मैं जब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा वो कंसीडर करेगा जब वो सिस्टम को डेवलप करेगा या कॉस्ट फाइंड आउट करेगा। सबसे पहले आता है कि करंट कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जब उसने एस्टिमेशन करनी है या जब उसने अपने पास डाटा रिकॉर्ड करना है, डाटा रिकॉर्डेड है उसके पास, ऑलरेडी डाटा रिकॉर्डेड है जिसमें उसकी कॉस्ट रिकॉर्डेड है, अब वो क्या कौन सी कॉस्ट यूज करेगा, आइदर जो कॉस्ट उसके पास रिकॉर्डेड है जो करंट कॉस्ट है, या वो फ्यूचर कॉस्ट यूज करेगा। फ्यूचर कॉस्ट मीन दैट कि हमने अपने प्रोडक्ट को पार्टिकुलर कॉस्ट असाइन करनी है। हमने कहा जैसे हमारे शूज बन गए, अब इसकी क्या कॉस्ट है, इसको कॉस्ट असाइन करनी है, तो जो उसके पास ऑलरेडी, हमने कहा क्योंकि जब जैसे जैसे कॉस्ट इंकर होती है आप लेजर बनाते जाते हो, अपने पास डाटा मेंटेन करते जाते हो कॉस्ट का, अब वो वाली कॉस्ट इसको असाइन करें या फ्यूचर की कॉस्ट असाइन करें। फ्यूचर मीन कि हो सकता है कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो उसको एडजस्ट करके इसकी कॉस्ट अब डिसाइड करें, या फ्यूचर में हो सकता है इन्फ्लेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली कॉस्ट एडजस्ट करके हमें अब रिकॉर्ड करें, या जो हमारे पास हमारे लेजर में करंट कॉस्ट शो हो रही है उसको रिकॉर्ड करें। तो ये डिफरेंट ये कंसीडर करना मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कि कौन सी कॉस्ट यूज करेगा। अगर तो हमने कहा कि उसने जो डिसीजन करने हैं, अगर उसने प्रिडिक्शन करनी है, उसने फ्यूचर की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमने कहा वो फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं उनको कंसीडर करेगा और उसकी बेसिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। डिसीजन मेकिंग अगर करनी है तो उन्हें कंसीडर करके वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे अगर हमने कहा कि आपने प्रोडक्ट शूज बना लिए, अब इसकी सेल प्राइस सेट करनी है, क्या प्राइस सेट करें, सेल प्राइस, हमने कहा इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं आज रॉ मटेरियल की प्राइस जो मैं यूज करूँ क्या फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या फ्यूचर में इन्फ्लेशन के चांसेस हैं, तो वो उनको कंसिडर करेगा और उसकी बेसिस पे अपनी कॉस्ट प्राइस को या अपनी सेलिंग प्राइस को सेट करेगा। करंट कॉस्ट को भी यूज किया जाता है। हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर हमने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, अपने बैलेंस शीट में हमने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप करंट कॉस्ट जो आपको इंकर हुई है वो यूज करोगे, आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन को यूज नहीं करोगे कि फ्यूचर में क्या पार्टिकुलर इफेक्ट आएगा इस पे, उस पर आपके करंट कॉस्ट यूज करोगे। यानी ये डिपेंड कर रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है या किस पर्पज के लिए करना है। अगर तो प्लानिंग पर्पज के लिए करना है तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को भी देखोगे, इन्फ्लेशन तो नहीं आ रही, कंपेटिटर का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, तो उनको कंसिडर करके आप अपनी प्राइस सेट करोगे। लेकिन अगर आपने अपने पास रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए करना है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, तो उसके लिए आप करंट कॉस्ट यूज करोगे। यहां तक किसी को कोई इशू क्लियर है? वजीहा क्लियर है? यस कोई इशू मैम। तो नहीं है? अतीका बच्चे आपको? उमैर नो क्लियर मैम। है? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज होता है, पहली बात तो ये कि मैनेजर ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे करंट कॉस्ट यूज करनी है या फ्यूचर कॉस्ट। जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजर को ये जो कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है क्या उसे डेली बेसिस पे चाहिए होती है या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिसाइड करना होता है। नॉर्मली हमने कहा ये डिसीजन पे डिपेंड करती है।
मैनेजर्स डिफरेंट तरह के डिसीजंस लेते हैं, हमने कहा वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी होते हैं, डेली बेसिस पे भी डिसीजंस होते हैं। तो ये उन पे डिपेंड कर रहा था जिस नेचर का डिसीजन होगा वो नेचर प्रिडिक्ट करेगी कि जो कोर्स का डाटा है वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है या मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा उन्हें लॉन्ग टर्म डिसीजन करने हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं, तो हमने कहा ये डिसीजन डेली बेसिस पे नहीं हो रहे होते, ये इनफ्रीक्वेंट डिसीजंस होते हैं। नॉर्मली हमने कहा 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो हमने कहा कि जब इस तरह का डाटा उसे रिक्वायर्ड होगा तो अब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी उन्हें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं होगी, तभी रिक्वायर्ड होगी जब वो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करेंगे, जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे, जो कि नॉर्मली हमने कहा था 3 to 5 ईयर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो जब वो प्लान बनाने लगेंगे तब उन्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। अगर सपोज हमने कहा वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने हैं हमने को, वो भी डेली बेसिस पे नहीं होते हैं। हो सकता है कि हमने कहा कि वो 1 माह बाद लेते हो या 2 माह बाद या क्वार्टरली बेसिस पे लेते हो, तो फिर भी डाटा जो कोर्स का रिक्वायर्ड होगा वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, नॉर्मली मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड होगा। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं हमने कहा जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डेली बेसिस पे देखनी है कि हर दिन हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने कहा फिर हर दिन की कोर्स का डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि मैनेजर्स को किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और कितने टाइम पे रिक्वायर्ड है। तो ये उनके डिसीजंस पे डिपेंड कर रहा होगा कि आइदर वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं या वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले रहे हैं, तो हमने कहा या वो डेली बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो उनकी बेसिस पे उसको वो डिसाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। बेसिकली जब वो अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो वो डिफरेंट चीजें देखेंगे कि उन्हें किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ रेंज क्या होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर उन्हें सिर्फ करंट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है तो उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट और डाउनस्ट्रीम डाटा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर उन्हें प्लानिंग करनी है तो उन्हें अपस्ट्रीम डाटा भी रिक्वायर्ड होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिक्वायर्ड होगी और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर उन्हें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है तो उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले उन्होंने रेंज डिसाइड करनी कि उन्हें कॉस्ट क्या रिक्वायर्ड है, ये उनके डिसीजन पे डिपेंड कर रही होगी किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। सेकेंड जो चीज उन्हें डिसाइड करनी है कि वो करंट कॉस्ट को यूज करेंगे कि फ्यूचर कॉस्ट को यूज करेंगे, ये डिपेंड कर रहा होगा कि आइदर फिर प्लानिंग पे आ जाएगा कि वो किस किस्म की आइदर कि वो प्राइस सेट करना चाह रहे हैं या अपनी इन्वेंटरी को वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो उन पर डिपेंड आ जाएगा। कितना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ये भी उनके डिसीजन पर डिपेंड करेगा, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, तो उनकी बेसिस पे भी उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू क्लियर है? यहाँ तक जी मिस क्लियर है। वजीहा आपको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? अतीका आपको बच्चे? उमैर? जी मैम क्लियर है। क्लियर है? ओके बच्चे, अब यहाँ तक हमने कहा ये वो क्वेश्चंस थे जब प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम बनाने से पहले मैनेजर ने कंसीडर करने थे कि उन्हें किस किस्म की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, उनका सिस्टम कौन सी कॉस्ट उनको मुहैया करके दे रहा होगा, वो कॉस्ट में किस किस्म की मतलब वो करंट कॉस्ट यूज करेंगे कि फ्यूचर कॉस्ट यूज करेंगे। फिर जो इन्हें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो डेली बेसिस पे उनका सिस्टम उनको प्रोवाइड करे या मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करे या एनुअली बेसिस पे प्रोवाइड करे, ये सारे क्वेश्चन उनको कंसिडर करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट चीज उसने करनी है, अब अपना प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम को डिजाइन करना है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने मैनेजर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया था कि उन्हें किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कितने टाइम बाद रिक्वायर्ड है और क्या रेंज होगी। फिर जो दूसरा काम होगा वो क्या डिसाइड करेंगे कि हमने कहा सम टाइम ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम होता है वो जरूरी नहीं है कि जितनी टाइप की आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड हो वो सारी कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हो सकता है वो सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हो, वो आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉस्ट ना प्रोवाइड कर रहा हो, तो इसके लिए स्पेशल स्टडी समटाइम कंडक्ट की जाती है, तो वो भी मैनेजर अकाउंटेंट ने कंसिडर करना होता है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या कंसिडर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपका सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है आइदर वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। सम टाइम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो हमने कहा मैनेजर ने ये भी कंसिडर करना है कि कॉस्ट और बेनिफिट ये बैलेंस में रहे, ये ना हो कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आ जाए और आपका बेनिफिट उससे बहुत कम हो। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल सिस्टम में बात करेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है,
नॉर्मली अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली कोस्ट से रिलेटेड डाटा चाहिए होता है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज ने बेटर डिसीजन लेने हैं तो उन्हें अपस्ट्रीम डाटा भी रिक्वायर्ड होता है, यानी उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड सब तरह का, तीनों तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है, तो फिर वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमने कहा स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डाटा तक ही रिक्वायर्ड रहते हैं, वो प्रोडक्शन कोर्स तक ही रिक्वायर्ड रहते हैं और उन्हीं की बेसिस पे ही अपने डिसीजन लेते हैं। सम टाइम अगर वो चाहें तो फर्दर स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए या कस्टमर सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमने कहा नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो स्पेशल स्टडीज कंडक्ट नहीं करते, वो सिस्टम ही ऐसा डिवेल्प करते हैं जो सिर्फ उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डाटा दे रहा हो। अब सिस्टम कैसे काम करता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम आपको कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कौन कौन सी कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जब बात की थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जब बात की थी या प्रोडक्शन कॉस्ट से पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये आपको 3 तरह की कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। एक तो ये आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रहा होता है, फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ रही होती है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट आपको इंक्लूडेड होती है। जब ये तीनों, अब कॉस्ट फाइंड आउट करने का क्या मतलब, हम टी अकाउंट्स बना लेते हैं अपने पास, लेजर्स मेंटेन कर लेते हैं, जैसे जैसे कॉस्ट इंकर होती जाती है वैसे वैसे आप अपना डाटा मेंटेन कर लेते हो। सबसे पहले जब भी हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल परचेज करेंगी, रॉ मटेरियल क्या होता है, हमने कहा ये बेसिक मटेरियल होता है जिसको यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो। जब वो ये रॉ मटेरियल बनाती हैं, परचेज करती हैं कंपनीज, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन कर ली जाती है, यानी टी अकाउंट बना लिया जाता है। और हमने कहा रॉ मटेरियल क्योंकि एक्सपेंसिस होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, डेबिट साइड पे चार्ज कर दिया जाता है। अब इसी रॉ मटेरियल को यूज करके आप वर्क इन प्रोसेस में जाते हो। ये हमने तीनों प्रोसेस पढ़े थे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है, आपने अपना रॉ मटेरियल यूज किया, चीजें बनाना स्टार्ट कर दी, अभी चीजें फुली कंप्लीटेड नहीं हुई हैं, यानी पार्शली बन गई या पार्शली अनकम्प्लीटेड है, तो उन्हें हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे ही रॉ मटेरियल से आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में गए, आपने जितना रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस के लिए यूज कर लिया, आपने वो उसको चार्ज कर दिया, उस हेड को रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से अब चीजें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होता है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को यूज करते हो और उन्हें ट्रांसफर करते हो फिनिश गुड्स में। तो अब जो चीजें बन गई हैं वर्क इन प्रोसेस की, उन्हें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को चार्ज कर दी जाती हैं। और जब वो चीजें फिनिश गुड इन्वेंट्री की सारी हम बैलेंस शीट में कर रहे होते हैं, उन्हें ही चार्ज कर रहे होते हैं। अब वो चीजें जो बिक गई हैं उनमें, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट को चार्ज कर देते हैं और अपने प्रॉफिट में से, अपनी रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी ये प्रोसेस अगर हम इसको डायग्राम से शो करें तो हमने कहा सबसे पहले जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, कंपनी जब रॉ मटेरियल परचेज करती है तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री टी अकाउंट बनाया जाता है, इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, आप अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट असाइन करते हो। अब हमने कहा जब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ऑब्वियसली आप इस पे काम करना है, ठीक है, आप इसको रॉ मटेरियल से ही प्रोडक्ट बनाओगे, यानी आप अपने रॉ मटेरियल को यूज किया और वो जब रॉ मटेरियल को यूज करते हो वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आप उस पर मटेरियल लगाया, आपने लेबर लगाई, आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाई, ये तीनों चीजों की कॉस्ट लगाई, आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बन गई। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मीन क्या है कि ये वो इन्वेंट्री है जो पार्शली कंप्लीटेड है, यानी वो चीजें जो पार्शली कंप्लीट है और पार्शली अनकम्प्लीट है। अब इन चीजों की आप अपने पास कॉस्ट मेंटेन करोगे, यानी यहाँ पे जितना ट्रांसफर हो गया रॉ मटेरियल में से वो कॉस्ट माइनस कर दोगे और वो सारी कॉस्ट को चार्ज कर दोगे। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मेंटेन कर ली, अब वर्क इन प्रोसेस से हम फिनिश गुड बनाते हैं, हमने कहा फर्दर उन पे काम किया, हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई तो वो फिनिश गुड इन्वेंट्री में आ जाता है, इधर हम उसको चार्ज कर देते हैं। यहाँ से वर्क इन प्रोसेस जितनी कॉस्ट निकल के फिनिश गुड्स में आ जाती है उसको वर्क इन प्रोसेस में से माइनस कर देते हैं और इधर चार्ज कर देते हैं। अब फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री हमारे पास मेंटेन होगी, यानी ये वो चीजें हैं जो बिकने के लिए तैयार है, जब ये चीजें बिक जाती हैं तो इनकी कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देते हैं, जो स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम बनाई थी, यानी ये उसे चार्ज कर दी जाती है। जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज की जाती है, दैट मीन कि अब ये कॉस्ट बन गई हमारी। अब अगर हम जो चीजें सेल करेंगे अपने रेवेन्यू में से इसको माइनस कर देंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम, ठीक है। क्लियर है जी? हाँ, आपको क्लियर है? अच्छा बच्चे, ये एक एग्जाम्पल है
कि कैसे हम अपनी मतलब हमारा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एफएच कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ उनकी कॉस्ट को मूव करते रहते हैं, यानी अपनी कॉस्ट एक हेड से दूसरे हेड में कैसे मूव करते हैं, ये उसकी एक एग्जांपल है। उसमें से हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया एग्जांपल में, उसने बताया कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो हमने परचेज किए हैं वो $45,000 है। डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हुआ, यानी इस साल जितना मटेरियल हमने का जरूरी नहीं है जितना मटेरियल हम परचेज करें वो सारे का सारा हम यूज भी कर लें, इस साल जितना यूज हुआ है $30,000 है। जो डायरेक्ट लेबर हमने लगाई है 20,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 40,000 है। ये मैंने आपको पहले बताया कि तीनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होते हैं, लेबर, मटेरियल और एफओएच। अच्छा, इस पीरियड के दौरान जो हमारी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी, जो चीज़ें हमने बना ली थी, जो फिनिश गुड्स थी, उनकी जो कॉस्ट आई थी वो $60,000 थी, और जो चीज़ें हमने बेच दी थी उनकी कॉस्ट $32,000 थी। अब इसको हमने इसका इफेक्ट शो कराना है कि कैसे मूव करता है, यानी रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड इन्वेंट्री में कैसे जाते हैं, और फर्दर भी ये हम इसके बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे शो करते हैं। अच्छा जी, अभी जैसे हम टी अकाउंट बना रहे थे उसके अकॉर्डिंगली करते जाते हैं। टी अकाउंट में जब भी हम बनाते हैं, नॉर्मली जब हम मटेरियल परचेज करते हो, ये आपकी कॉस्ट है। जब भी मटेरियल 45,000 को उसने बोला अभी हमने मटेरियल परचेज किया, जब मटेरियल परचेज करेंगे तो मटेरियल हमारे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये परचेजेज हैं और परचेजेज डेबिट होती हैं, तो हमने टी अकाउंट में डेबिट साइड पे मटेरियल रिकॉर्ड कर दिया। मटेरियल परचेज $45,000 का। अब उसने हमें कहा कि इस साल जो मटेरियल यूज हो गया वो 30,000 का, उसको हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया। लेजर अकाउंट बनाने तो याद है ना, टी अकाउंट बनाते थे तो सिंपल आप बैलेंस निकालना है। जब हमने बैलेंस निकाला हमने कहा हमारी डेबिट साइड ज्यादा थी, दोनों साइड टोटल कर लिया 45,000। 45,000 में से हमने 30,000 जब माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया वो 15,000 था। ये कौन सा बैलेंस है 15,000? हमने कहा ये वो रॉ मटेरियल है जो इस साल यूज नहीं हुआ है, जो इस साल हमारे पास बच गया, अगले साल हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये जब इसको हम अगर ट्रांसफर करना चाहें कि ये वो रॉ मटेरियल जो इस साल यूज नहीं हुआ, तो इसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, ये हमारा करंट एसेट बन जाता है जिसे हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं। यानी 15,000 ये वो रॉ मटेरियल है जो इस साल यूज नहीं हुआ, अगले साल यूज होगा, तो हम इसको अपना एसेट बना लेते हैं। याद हो तो बैलेंस शीट में आपने इन्वेंट्री के नाम से एसेट देखा था, तो वो इन्वेंट्री तीनों तरह की हो सकती है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकती है और फिनिश गुड्स भी हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, जो मटेरियल हमने परचेज किया उसको, क्योंकि हमारा हमने कहा एक्सपेंसेस था, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। जितना मटेरियल यूज हो गया था क्रेडिट साइड पे, दोनों का डिफरेंस ले लिया 15,000, ये वो आज इस साल यूज नहीं हुआ। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जी हाँ बच्चे, यहाँ तक कोई इशू? अतीका आपको क्लियर है? जी हाँ, आपको क्लियर है बच्चे यहाँ तक? उमेर आपको? मैम इशू तो नहीं है यहाँ तक? ये सिंपल टी अकाउंट बनाया है, टी अकाउंट बना हुआ है। मटेरियल परचेज किया 45,000 का, जो यूज किया हमने का क्रेडिट साइड पे लिख दिया 30,000। 45 में 30 माइनस किया 15,000 रॉ मटेरियल है ये। हमने कहा जो 15,000 बचा है ये वो रॉ मटेरियल जो इस साल यूज नहीं हुआ। हमने कहा जो इस साल यूज नहीं होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो इसको हम अपने करंट एसेट बना लेते हैं, यानी ये हम इसको बैलेंस शीट में मूव कर देंगे 15,000। यहाँ तक कोई इशू? नो मैम। इशू है किसी को? नो मैम। अच्छा बच्चे, ये जो 30,000 यूज हुआ है, यानी जो मटेरियल हमने यूज किया, इसका मतलब है ये वो रॉ मटेरियल है जिस पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी अपनी लेबर भी लगाई है और फैक्ट्री ओवरहेड भी लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाए हैं। तो ये 30,000 जो है जो हमने यूज किया है, इसको हम नेक्स्ट, जो हमने कहा था ना पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बनाते हैं, फिर जितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में ले जाते हैं। तो ये 30,000 जो हमने यूज किया इसको हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में नए लेजर अकाउंट में ले आए, डायरेक्ट मटेरियल के नाम से 30,000। अब उसने कहा कि उसने मेन इन्फॉर्मेशन में बताया कि डायरेक्ट लेबर हमने 20,000 लगाई है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम 40,000 लगाया। इन सब का हमने टोटल किया, हमने कहा ये 90,000 था। और जो उसने हमें ऊपर बताया, उसने कहा है कि जो इस साल आपने यूज किया है, हमारे क्वेश्चन में उसने हमें बताया यहाँ पे, इस साल जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्ट कॉस्टिंग 60,000 थी, यानी जो प्रोडक्ट को बनाने पे कॉस्ट आई है
वो 60,000 है, वो हमने इसमें से माइनस कर दी। डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट से लेके आए, लेबर हमने लगाई इस पे, फैक्ट्री ओवरहेड लगाई, 90,000 हमारा खर्चा आया। जो टोटल कॉस्टिंग आई चीज़ों बनाने पे वो 60,000 थी। जब बैलेंस माइनस किया 30,000 वर्क इन, ये वो 30,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। हमने कहा ये वो 30,000 है, ये वो चीज़ें हैं जो वर्क इन प्रोसेस, यानी इन पे काम आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ। तो ये हमने कहा क्योंकि इस साल इन पे बाकी काम नहीं होगा तो इनको भी हम अपना एसेट बना लेते हैं, करंट एसेट बना लेते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के नाम पे 30,000। नेक्स्ट क्या होगा, हमने कहा वर्क इन प्रोसेस हम फिनिश गुड्स की तरफ मूव करते हैं। 60,000 वो है जिन पे फिनिश गुड्स हो गई हुई है, हमने कहा यानी इन पे काम लगे कंप्लीटेड है, तो हमने कहा इनको हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में मूव कर दिया। जब इनको फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में मूव किया, उसने कहा ये वो चीजें हैं जो इस साल हमने बनाई हैं 60,000 की। इस साल बिकी कितनी है उसने हमें इन्फॉर्मेशन में बताया था कि 25,000 की इस साल सोल्ड हो गई। तो जब इनका डिफरेंस निकाला हमने कहा 35,000 आ गया, यानी ये वो चीजें हैं जो बनी हुई तो हैं लेकिन बिकी नहीं है। तो हमने कहा उन्हें हम किन इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हें हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में बना लेते हैं कि ये वो चीजें हैं जो हमारे पास बनी हुई तैयार है लेकिन बिकी नहीं है। 35,000 इन्हें भी हम अपना एसेट बना लेते हैं, ये अगले साल बिक जाएंगे। अब ये 25,000 हमने कहा ये वो चीजें हैं जो बन के बिक गई हैं, उन पे कॉस्ट 25,000 आई थी। तो हमने कहा ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी उन चीजों की कॉस्ट है जो हमने बना ली है। ये जब स्टेटमेंट लास्ट की थी तो उसी में भी यही था, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में मूव कर देते हैं। तो हमारी कॉस्ट उन चीजों की कॉस्ट है जो बिक गई है 25,000। फर्दर हमने कहा फिर ये कॉस्ट हम किसमें से माइनस करते हैं, माइनस करकर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। इसको जब सेल में से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोथ प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? बेसिकली ये काम हमने पहले कर लिया होगा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में निकाली थी। यहाँ सिर्फ इसका पर्पस क्या है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में चीजें कैसे मूव होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल जो हमारा बच गया, ये जो यूज, उसको हमने बैलेंस शीट में मूव करना है, और जो यूज हो गया उसको वर्क इन प्रोसेस में मूव करना है। और वर्क इन प्रोसेस में जो चीजें यूज होगी उसको फिनिश गुड्स में मूव करना है, जो बच गई हैं उनको बैलेंस शीट में मूव करना है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के नाम से। और फिनिश गुड्स में जो चीजें हमने बेच दी उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मूव कर देंगे, और जो बची हुई उनको करंट एसेट में मूव करेंगे तो आपको प्रॉफिट फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई माइक किसका होना है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जी हाँ, आपको क्लियर है? आप लोगों को सबको क्लियर है बच्चे? अब्दुल रहमान, होप सो के माइक ऑफ कर दें जिसका भी है, फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। मैम आप शोर की देख वजह लीजिए से कुछ जिसको सुनाई कोई नहीं इशू हो वो मुझे सेंड कर दें और पूछ ले ग्रुप में। और जो आपकी लास्ट असाइनमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो फिर वो हम पहले बोर्ड पे कर लेंगे, फिर मैं आपको उसकी असाइनमेंट दूंगी क्वेश्चन की। किसी को लेक्चर में कोई इशू, टॉपिक समझ ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम बचे? जैन आपको क्लियर है? सहर आपको? मैम एक दफा असाइनमेंट का दोबारा बता दें। बच्चे असाइनमेंट हमने लास्ट टॉपिक किया था ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई थी। तो उसी Yes, को ma'am. हमने ये भी उसी से रिलेटेड था कि बेसिकली कॉस्ट कैसे मूव करते हैं। तो वो जिया गई थी, उन्हें ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें बोर्ड पे करा दें। तो अभी जब आप लोग फ्री हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं मीटिंग कंडक्ट करके आपको बोर्ड पे करा दूंगी पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी। अभी नहीं दूंगी, फिर पहले वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए क्योंकि उसी से रिलेटेड असाइनमेंट है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा असाइनमेंट नहीं होगी आप लोगों से। और जो प्रोडक्ट की Okay, टाइप ma'am. क्वेश्चन पे मैंने टाइप्स पढ़ाई थी आप लोगों को, वो लाजमी देखनी है। उसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है, कोर्स की जो टाइप्स पढ़ी थी नो मैम। उससे रिलेटेड भी असाइनमेंट होगी कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सी कोर्स से रिलेटेड है, किस टाइप से रिलेटेड है। तो वो उसको भी देख लीजिएगा। फिर जो लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें साथ को उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। और किसी बच्चे को कोई इशू? कोई इशू नहीं है किसी को? क्लियर है सबको?